हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और अभी हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछले क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को खत्म किया था। ठीक है, और आज का जो सेशन है अपना वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी पे चलेगा और थोड़ा सा और हम इससे आगे देखेंगे, परसेंटेज वगैरह भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का सेशन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। क्या हेडिंग हम देंगे? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। तो यदि हम डेंसिटी के बारे में बोलते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज तो सबको पता है कि जाहिर सी बात है कि किस चीज के बारे में हम जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डेंस के बारे में। ठीक है, डेंसर के बारे में, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका वॉल्यूम काफी कम है, मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे वाले का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है और मास थोड़ा कम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी किसका ज्यादा है? ए वाले का, यानी कि जिसका मास जो है काफी ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। ठीक है, और डेंसिटी कम किसका है? जो कम डेंस ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? जिसका मास जो होगा वो कम होगा और वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि हम बात करें तो 1 kg, यदि हमें क्या ले ले? हम रुई ले ले, ठीक है, कॉटन। और 1 kg का हम क्या ले ले? वुड ले लेते हैं, लकड़ी। ठीक है, तो दोनों का वेट क्या हो जाएगा? आपका मास हम क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम यदि हम देखेंगे तो वॉल्यूम किसका ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? यस, वॉल्यूम आपको देखने को ज्यादा मिलेगा कॉटन का। बात समझ में आ रहा है? तो यदि हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है? D इज इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी वॉल्यूम का क्या रहेगा? इनवर्सली, और मास का क्या रहेगा? डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले लिए? मास को ले लिए कांस्टेंट। मास दोनों का हम क्या ले लिए? इक्वल, यानी कि 1 kg 1 kg। लेकिन वॉल्यूम किसका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, कॉटन का। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका ज्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी प्रकार वही चीज क्या है? डेंसिटी। ठीक है, तो इसको यदि अपने को लिखना होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी में यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, मास ऑक्यूपाइड, ठीक है, बाय द सब्सटेंस। ठीक है, मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। ठीक है, इज नॉन एज डेंसिटी। यही आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी। डेंसिटी, इज दैट क्लियर? यानी कि D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ठीक है, D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। बात समझ में आया? अब यदि हम इसका यूनिट का बात करें, यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, या फिर, ठीक है, और ये किस में हो जाएगा? ये वाला यूनिट हम किस में ले रहे हैं? एम के एस में। ठीक है, एम के एस मतलब कि जो लेंथ रहेगा वो मीटर में, ठीक है, वेट रहेगा केजी में, और ये टाइम जो रहेगा वो किस में? सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? केजी पर मीटर क्यूब। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं? और इसको हम लिख सकते हैं कौन सा? क्या लिख सकते हैं? केजी, ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये किस में हो जाएगा? सी जी एस, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ग्राम, और साथ ही साथ ये किस में रहेगा? सेकंड में ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ये मास मीटर जो ले रहे थे वो क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर में। और ये जो केजी ले रहे थे वो ग्राम में। ये तो पहले से भी पढ़े हुए हैं, ये इसका यूनिट हो गया। तो हम जनरली हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब जो ये डेंसिटी जो है उसको दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो तरीके का होता है। एक को, पहला वाले को जो हम कहेंगे वो कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। पहला जो रहेगा एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग एडी के भी नाम से जानेंगे। और दूसरा जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, आर डी। ठीक है, आर डी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी नॉर्मली जो हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम लेकर के चलते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, सबके लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आता है।
ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में थोड़ा सा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो यदि हम एब्सोल्यूट डेंसिटी का बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये पहला एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी कि एडी, ये अपना क्या हो जाएगा, इट इज सेम फॉर सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सेम ये चीज हो जाएगा, चाहे वो सॉलिड के लिए हो, लिक्विड के लिए हो, या फिर किसके लिए हो, गैस के लिए हो। ठीक, और इसका यूनिट भी सेम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट की यदि हम बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया, ये किसके लिए हो गया, एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए। अब दूसरा जो आ जाता है आपका रिलेटिव डेंसिटी, थोड़ा ध्यान देंगे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या लिखे हैं, आर डी, क्या लिखे हैं, आर डी। अब बात ऐसा समझना है कि रिलेटिव, पहले डेंसिटी के पहले क्या लग गया है, रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, किसी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि जैसे कि ये क्या है, डेंसिटी हम क्या बोले कि कितना ज्यादा डेंस्ड है। तो कितना ज्यादा डेंस्ड है, एक का कंपेरिजन जब हम दूसरे के साथ करेंगे ना, कि ये डेंसर देन ये है, या ऑब्जेक्ट ए इज डेंसर देन बी, या ऑब्जेक्ट बी इज डेंसर देन ए, तो ये जब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो उसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेट करना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। जब एक का हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो सॉलिड, पहला इसमें भी दो पार्ट आ जाएगा, पहला ए वाला जो होगा फॉर, ठीक है, फॉर सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होगा और गैसियस के लिए अलग, ऐसा क्यों होता है वो भी हम बताएंगे। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, फॉर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, ठीक है, फॉर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, रिलेटिव टू रिलेटिव टू वाटर अनलेस अदरवाइज मेंशनड। ठीक है, यदि मेंशन रहेगा तो, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशनड, अनलेस अदरवाइज मेंशन। ठीक है, बात समझ में आया, बात ध्यान में रखना है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या पता है, हम लोग रिलेट करेंगे एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी में, तो हम लोग क्या इसका फॉर्मूला क्या बोल देंगे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू, यानी कि हम किसका किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन का हम देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और बात ध्यान में रखना है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मेंशन करेंगे वहां पे, वाटर, वाटर हम कंसिडर करके चलेंगे, इसीलिए लिख दिए हैं डेंसिटी इज टेकन रिलेटिव टू वाटर अनलेस अदरवाइज मेंशन। यदि दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम क्या लेकर के चलेंगे, पानी लेकर के चलेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है। और यही वाला चीज आपका क्या कहलाएगा, और ये केवल एप्लीकेबल है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। और बात ध्यान में रखना है, यदि हम लोग वाटर कंसीडर कर रहे हैं, यदि कुछ दूसरा चीज है तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम वाटर कंसीडर करेंगे तो इसी रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के भी नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसको और हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि वाटर रहेगा तो, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, ग्रेविटी। बात समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो सब्सटेंस का, और हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, ठीक है, 4 डिग्री C पे, 4 डिग्री C पे डेंसिटी ऑफ वाटर आपको लेकर के रखना है। बात समझ में आया? और ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री C पे रहेगा वो कितना रहेगा? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, क्या रहेगा? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि इस टेम्परेचर पे ये जो डेंसिटी रहेगा वो मैक्सिमम होता है वाटर का, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है वाटर का? मैक्सिमम। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। क्या बोले हम? रिलेटिव डेंसिटी किसी दूसरे को के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस 1 का डेंसिटी हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं? 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और यदि हम वाटर ले रहे हैं, सब्सटेंस 2 कुछ नहीं दिया हुआ है, रिलेट हम जिससे कर रहे हैं वो यदि कुछ नहीं दिया होगा तो वाटर लेंगे और उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और यदि कुछ दिया है तो उसको मेंशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? दूसरा, ठीक है, और दोनों क्या रहेंगे? दोनों सेम ही, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इस वाले में तो यूनिट है, ठीक, इसका यूनिट होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी का, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं यूनिट होगा? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1, इसका यूनिट होगा जो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे वाले का भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट, और दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, बोथ आर सेम बट रिलेटिव डेंसिटी हैज नो एनी यूनिट, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक पॉइंट, बोथ आर सेम बट बोथ आर सेम, ठीक है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, एस जी हैज नो एनी यूनिट, इसका कोई भी यूनिट आपका नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, बी फॉर गैस, ठीक है, किसके लिए? गैस के लिए। तो गैस के लिए अलग क्यों लेना पड़ा? ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आपको याद होगा, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे तो कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? CO2। तो वो जब आप देखते होंगे तो क्या रहता है? काफी हाई प्रेशर से CO2 अंदर डाला हुआ रहता है एट लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे काफी हाई प्रेशर पे डाला हुआ रहता है CO2, तब जा करके रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो CO2 जो है वो आसानी से बाहर निकलने लगता है, जैसे ही आप फ्रिज से बाहर है। इसलिए आप दुकान में भी जाते होंगे तो बोलते होंगे कि हमको चिल्ड कोल्ड ड्रिंक चाहिए एकदम, ठीक है। तो वो ठंडा जब आपको मिलता है, टेम्परेचर काफी लो रहता है और प्रेशर तो पहले से उसमें दिया हुआ, तो CO2 रहता है अंदर में, तब आपको पीने में अच्छा भी लगता है जो थोड़ा सा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो गैसियस रहता है वो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में काफी उसका जो कह सकते हैं कि डिजोल्व होने का जो टेंडेंसी रहता है वो काफी कम हो जाता है। इसीलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्या है? वाटर, ठीक है, बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम क्या लेते हैं? अलग लेते हैं, ठीक है, गैसियस का जो है हम लोग अलग से लेते हैं यहाँ पे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नॉन एज वेपर डेंसिटी, इसको और एक नाम से जानते हैं, वेपर डेंसिटी। तो ये भी लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस, गैस इज नोन एज क्या इसको बोलेंगे हम लोग? वेपर डेंसिटी। इसको वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी को हम लोग VD से डिनोट करेंगे। VD इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो वेपर डेंसिटी का ही फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक। एंड इट इज द रेशियो ऑफ एंड ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो होगा? तो रेशियो होगा आपका डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, ठीक है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, गैस टू द डेंसिटी ऑफ अदर गैस, ठीक है, किसी दूसरे गैस का डेंसिटी। अब इसमें भी खास बात, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है अनलेस अदरवाइज मेंशन, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे? हाइड्रोजन गैस लेते हैं। क्या लेंगे? हाइड्रोजन गैस। अदरवाइज जो गैस मेंशन रहेगा उसी गैस को हम लोग लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? VD बराबर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस 1 या फिर डेंसिटी ऑफ गैस 1, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, गैस 1 एट एनी प्रेशर और टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ गैस 1 एट एनी प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, अपॉन
डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस टू एट सेम प्रेशर और टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर पहले वाले गैस का रहेगा, सेम प्रेशर और टेम्परेचर आपको दूसरे वाले गैस के लिए भी रखना है। बात समझ में आया? अब बात को समझना है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर पहले वाले गैस का बराबर है दूसरे वाले गैस से, तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। अब वॉल्यूम यदि दोनों का सेम हो रहा है तो वॉल्यूम वॉल्यूम आपस में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ गैस टू हम क्या बोले, यदि कुछ नहीं मेंशन है तो आप क्या ले लेना है? गैस टू हाइड्रोजन। क्या ले लेना है? हाइड्रोजन, यदि कुछ नहीं मेंशन है तो। ठीक, तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी बराबर जो फॉर्मूला आपका नॉर्मली आता है वो क्या आता है? एम अपॉन टू। एम अपॉन टू क्यों? क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वॉल्यूम तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। तो प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो भी सेम रहेगा, पढ़े हैं हम लोग। तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है? मास। तो जो मास पहले वाले का रहेगा वो, और ये दूसरे वाले का हम लोग हाइड्रोजन का जो होता है वो क्या होता है? 2। इसलिए वेपर डेंसिटी यहाँ पर निकल करके क्या आएगा आपका? m अपॉन 2। इज दैट क्लियर? क्या नजर आएगा आपको? m अपॉन 2। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात ध्यान में रखना है कि ये m अपॉन 2 जो है वो सिंगल गैस के लिए होगा, यहाँ पे और गैस नहीं। ये केवल किसके लिए है? सिंगल गैस के लिए। और यदि मोर देन और गैस रहेंगे तो यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जो हम लोग निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा? Vd इज इक्वल टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। यानी ये क्या हो जाएगा? किसके लिए होगा? फॉर मोर देन वन गैस। एक गैस से यदि ज्यादा आपको देखने को मिलेगा तो ये। और ये वेपर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में जनरली आपको आपको रिलेट करवा देता है। यानी क्वेश्चन पूछा तो जब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐड करना रहेगा तो इसको तो जरूर ऐड करता है वेपर डेंसिटी को। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस में वेरिएशन तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। तो Vd बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? Vd इज इक्वल टू m अपॉन 2। यानी इसका कितना हो जाएगा? मोलर मास 64, ठीक है। और ये 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 32 वेपर डेंसिटी। एकदम छोटा सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू CH4 गैस। ठीक है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू CH4। अब दूसरा गैस दे दिया, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा है? CH4 के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे हम 2 नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये 2 जो था वो हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में लगा हुआ था। इज दैट क्लियर? तो अब जो यहाँ पे अपने पास Vd इज इक्वल टू होगा वो कितना होगा? 64 अपॉन CH4 का कितना हो जाएगा? 12 4 16 16, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4। तो ये ध्यान में रखना है, नहीं तो हमेशा 2 नहीं लगाना है। यदि कोई गैस दूसरा नहीं दिया है उसके रेस्पेक्ट में तब 2 लग रहा है, और यदि दिया है जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो उसका मोलर मास लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल कैलकुलेट कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल। कोई सैंपल है उसका वेपर डेंसिटी जो है कैलकुलेट करना है, कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ O2, कंटेनिंग कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ O2। 5 मोल्स क्या दिए हुए हैं? O2 दिए हुए हैं, एंड 5 मोल्स ऑफ N2, एंड 5 मोल्स ऑफ N2 विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? अब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? वो वाला गैस विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम। अब हीलियम दे दिया है, अब हीलियम दे दिया है तो आपको हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपका? 2 अलग अलग गैसेस दिए हुए हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस दिए हुए हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज मोलर मास निकालेंगे। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है?
टोटल मोल्स अपॉन टोटल, सॉरी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, यही होता है ना, टोटल मास अपॉन टोटल टोटल मोल्स, ये हो जाता है। तो टोटल मास क्या निकालेंगे, 5 इंटू 32 प्लस 5 इंटू एन सॉरी 28, ठीक है, ये मोल्स जितना दिया हुआ, और अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स कितने हैं, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 160, और ये क्या हो जाएगा आपका 140, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30, कितना निकल जाएगा 30। अब यहां से जब हम वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो इसका मास जो है अदर गैसेस का, वो यानी कि 30 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4, ये आपका आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? अब आगे यदि हम देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 7.5, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मिला दे इसको। तो इसी प्रकार से वेपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इन्वॉल्व करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस, कोई अननोन गैस है अब, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर, ठीक है, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर, ठीक है, कौन सा ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी, एट एसटीपी, ठीक है। कहता है कि 16 ग्राम कोई अननोन गैस है, उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वो एसटीपी पे 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी वॉल्यूम दे दिया है उसका, ठीक है। और यहाँ पे उसका क्या दे दिया है, वेट दे दिया है, ये क्या है, वॉल्यूम है, वो गैस अननोन गैस, ठीक। और कहता है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस, कैलकुलेट कैलकुलेट वीटी ऑफ द गैस, उस गैस का वेपर डेंसिटी आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, वो वो जो गैस है वो क्या है, अननोन है, इस गैस के बारे में अपने को नहीं पता है ये कौन सा गैस है। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी बराबर अपने को क्या होता है, जो मोलर मास रहेगा अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा 2। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, जरा से यहाँ पे देखेंगे, यदि हम दोनों का मोल्स बात करें, मास, ठीक है, ये मोलर मास अपॉन 2 हो जाएगा। मोलर मास तो इसका पता नहीं है, मोलर मास इसका नहीं पता है। अब जरा देखना है कि क्या हम लोग n नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या पढ़ते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या पढ़ते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास इसका क्या दिया हुआ है 16, और मोलर मास क्या दिया हुआ है m। इज दैट क्लियर? अच्छा, बात समझ में आया? अच्छा, अब यदि ये जो गैस है वो ऑक्यूपाई 16 ग्राम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो यदि हम इसके रेस्पेक्ट में यदि हम मोल्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका 5.6, 5.6, ठीक है, और अपॉन कितना होता है 22.4 लीटर, ये तो पता है ना, ये फॉर्मूला वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो आता है ये वाला। अच्छा, अब इतने ग्राम का अननोन गैस है, सेम वॉल्यूम है, तो कह सकते हैं इसका मोल्स जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा, इक्वल मोल्स हो जाएंगे, यानी कि 16 अपॉन m इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 22.4। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ये भी बता रहा है और नंबर ऑफ मोल्स ये भी बता रहा है, तो एक ही गैस है, सेम गैस है ना, और ये वाला जो दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 5.6 लीटर एट एसटीपी। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों को हम क्या कर दिए, रिलेट कर दिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू फिर क्या निकल जाएगा, m इज इक्वल टू 16 अपॉन 5.6, ठीक है, और ये चला जाएगा इंटू 22.4, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 64, ठीक है, कितना देखने को मिलेगा 64, ये आपको मिलेगा। तो यहां से क्या निकल गया m, क्लियर है। अब क्या निकालना आपको, वेपर डेंसिटी, तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd इज इक्वल टू ये 64, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी कि 32। और ये जाहिर सी बात है कि 64 यदि आ रहा है तो हम कह सकते हैं शायद ये वाला कौन सा गैस होगा, SO2, क्योंकि SO2 का हम बार बार देखते हैं कितना आता है 64 ही अपने को देखने को मिलता है, ठीक है 64। तो ये रहा क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये आपका जो रिलेटेड था वो किससे रिलेटेड था, यस, वेपर डेंसिटी से। अब आगे हम बढ़ते हैं।
ये आपका था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। आगे आपका है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, क्या है? डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये आपका टॉपिक है। यानी कि आपको क्या करना है ना, कि दिए हुए कंपाउंड में, अब कोई कंपाउंड क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जैसे CO2 तो कार्बन ऑक्सीजन मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, वाटर पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट इसमें मिले हुए हैं, और वो एलिमेंट कितने परसेंटेज में है उस कंपाउंड में, उसी चीज को फाइंड आउट करने को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, यही क्या आपको डिटरमाइन करना है? परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना होता है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। compounds compounds is formed by the elements। ठीक है, कंपाउंड किससे बन रहा है? एलिमेंट से बन रहा है। एंड वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट एंड वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एंड वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज नोन एज known as percentage composition, percentage composition। ठीक है, of the given compound, percentage composition। ठीक, of the, and so, and for that molar mass of of element of the given compound and, और इसके लिए अपने को क्या चाहिए? मोलर मास की जरूरत पड़ेगी उस एलिमेंट का जिसका अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर दैट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, फॉर दैट मोलर मास ऑफ द, ठीक है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? मोलर मास जरूरत पड़ेगा, किसका? उस कंपाउंड का। बड़ा ही आसान सा है, क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो जैसे कि, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन, ठीक है, वेट ऑफ कंपाउंड ऑब्लिक, यदि वेट ऑफ कंपाउंड नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे? मोलर मास, दोनों में से कोई एक। ठीक है, मोलर मास और इनटू क्या कर देंगे? 100। ये क्या निकल जाएगा? परसेंट। और यही क्या है फॉर्मूला किसका? परसेंटेज कंपोजिशन का। बात समझ में आया आपका? क्या है परसेंटेज कंपोजिशन? अब और हाँ, और ये क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन पहला कहता है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड
कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में से आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसका, कैल्शियम का, कार्बन का एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। तब अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, मोलर मास निकाल लेंगे इसका CaCO3। यहाँ कंपाउंड आपका पता है, ये कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोलर मास बड़ा आसानी से निकल जाएगा, हम निकाल लेंगे। यदि कोई अननोन कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके लिए वेट ऑफ कंपाउंड दिया हुआ रहेगा। इज दैट क्लियर। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना 12 और प्लस क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 100। कितना आ जाएगा 100। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन यदि हम बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, या सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ही ले लेते हैं, तो कैल्शियम होता है 40 अपॉन क्या हो जाएगा 100 और इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 40%। कितना परसेंट आ जाएगा 40%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 है ना, 48, ठीक है, 48 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 और ये भी क्या आ जाएगा 48%। तो बचा हुआ परसेंट जो रहेगा वो किसका रहेगा, कार्बन का, उसका भी निकाल देते हैं। लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 100 इंटू 100 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12%। तो दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत ही आसान है। मोलर मास नीचे डालेंगे उसका पूरा कंपाउंड का, जिस एलिमेंट का निकालना हो उसका ऊपर रखेंगे और इनटू क्या कर देंगे 100। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन C2H6, इन C2H6, ठीक है। तो अब वही क्या करेंगे, आपका C2H6 दे दिया है कंपाउंड, चुपचाप से मोलर मास निकाल लेंगे। तो C2H6 का क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6, तो 12 गुना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। बात समझ में आ रहा है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन यदि निकालें तो 24/30, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 और इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये 00 कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक है, 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 80%, ठीक। अब ये 80 है तो वो 20 होगा, और ये परसेंटेज ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, और ये कितना हो जाएगा 6/30, ये 5 टाइम्स में, और ये 100 कितने टाइम्स में 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20%। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम बताए हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं। तो इसका बेसिकली आपको क्या निकालना है, वाटर परसेंटेज निकालना है। बात समझ में आए। तो पूरा मोलर मास हम इसका निकाल लेंगे, और जो वाटर का रहेगा 7H2O का रहेगा उसको ऊपर लेकर के फिर क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो FeSO4 का क्या हो जाएगा, FeSO4.7H2O,
ठीक है। तो Fe, ठीक है, Fe का कितना हो जाता है यहाँ पे, Fe का आपका हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे 56 और प्लस सल्फर का 32 और ये हो जाएगा 16 चके 64, 64 डायरेक्ट लिख दे क्या, 16 इंटू 4 और प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा और वाटर का कितना होता है 18, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7 इंटू 18। बात समझ में आ रहा है, ये चीज हम की, ठीक। अब जो है इसको हम अलग अलग लिख दे रहे हैं 152, 152 और प्लस 126, 126 ये वाटर वाला है, ठीक है, और ये 52, तो इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा 6 2 8 यानी कि 278, 278 आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे वाटर का चला जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये था 7H2O और उसके लिए आया है 126 और अपॉन कितना हो जाएगा ये टोटल यानी कि 278, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 100, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आएगा आप उसको निकालेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन बोलता है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ऑफ किसका निकालना है, ग्लोबल सॉल्ट का, ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। और ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, Na2SO4.10H2O बताए थे ना, क्या होता है Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, .10H2, ये आपका क्या है ग्लोबल सॉल्ट और इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है 10H2, ठीक है। तो अब Na2SO4.10H2O के लिए मोलर मास निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 गुना 2 प्लस 32 सल्फर का और प्लस 16 इंटू 4 और प्लस ये 10 इंटू 18 डायरेक्ट लिख दिए हम ये वाला चीज। तो ये करने के बाद पूरा आप ऐड अप करेंगे, सम करेंगे तो 142, 142 प्लस 180 और 180 किसके लिए है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है पार्ट उसको अलग हम लिख रहे हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 8 4 12 के दो हाथ में बचा एक और ये 322, ठीक। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 180 अपॉन 322 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 16.5 ग्राम ऑफ, ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। क्लियर है, कहता 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, 16.5 ग्राम ऑफ मेटल्स, मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा मेटल कितना 1.6 ग्राम, 16.5 ग्राम एंड फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ, एंड फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ, क्या 35.6 ग्राम ऑफ कर रहा है, ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड, ऑफ इट्स, इसके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, इसका मेटल ऑक्साइड बना रहा है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मेटल ऑफ ऑक्साइड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन का क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक। अब देखेंगे ये मेटल था मान लेते हैं, किसके प्रेजेंस में हुआ, O2 के प्रेजेंस में, बात समझ में आ रहा क्या बन गया, M M2ON, ये मान लेते हैं मेटल ऑक्साइड बना।
ये बेसिकली आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है, मेटल ऑक्साइड, क्लियर है। और ये कितना दे दिया हुआ क्वेश्चन में, 16.5 ग्राम है। ठीक है, ये कितना बना, ये दे दिया आपका 35.6 ग्राम है। अब ये ऑक्साइड अपने को पता नहीं है कि कौन सा ऑक्साइड है, तो इसका मोलर मास निकालना मुश्किल। अब मोलर मास नहीं दिया है तो क्या बोले थे, वेट ले लें। ठीक है, तो वेट दिया है यहाँ पे, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन का वेट चाहिए फिर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वेट, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एम एन ओ, सॉरी M2O मेटल का ऑक्साइड, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर, ये क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, ये ऑक्साइड है और ये मेटल है, तो जो बच गया दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 35.6 माइनस 16.5, यही तो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 19.1 आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, और ये आ गया आपका 19.1 ग्राम। ठीक, 19.1 ग्राम आ गया। और यहाँ पे फिर हम कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे 19.1 अपॉन, ये आ जाएगा 35.6 और इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, और यहीं से आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसी से रिलेटेड। क्या बोलता है, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स, अ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन contains, a compound of nitrogen contains 0.07% of nitrogen, 0.07% of nitrogen। ठीक है, हाँ, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट मिनिमम, मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मिनिमम मोलर मास। अब बात को समझना है, ठीक है, ध्यान से जरा सा, कि यहाँ पे ये बोल रहा है किसका निकालने के लिए, अ कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, उसके बारे में पता नहीं है, उसमें कौन कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है, केवल और केवल 0.07% है नाइट्रोजन। और बोल रहा है कैलकुलेट करने मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास किसका निकालने के लिए, कंपाउंड का निकालने के लिए। यानी कि हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज के लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये तो दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका कितना दिया हुआ 0.07, और इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो हम लोग कितना लेंगे, N2 लेंगे, N3 लेंगे, क्या लेंगे ये पता नहीं। क्योंकि मान लेते हैं हम, यदि हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, विच कंटेन्स ओनली वन ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो कितना ऑक्सीजन होगा उसमें, 2 ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि वो कंपाउंड में हमको नहीं पता है कि जो नाइट्रोजन का जो संख्या है वो 1 है, 2 है, 3 है, 10 है कि 15 है, ये अपने को नहीं पता है। ठीक, बात समझ में आया। तो फिर हम कैसे एज्यूम कर लेंगे नाइट्रोजन का, कि उसका मास कितना लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या एन का लेंगे, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन मान करके चलेंगे, या 2 नाइट्रोजन, या 3 नाइट्रोजन, या 10 नाइट्रोजन, ये कैसे हम पता करेंगे। तो क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड क्या दिया हुआ है, मिनिमम मोलर मास। ठीक है, क्या दिया हुआ, मिनिमम मोलर मास। अब मिनिमम मोलर मास का मतलब ये हो गया कि कम से कम एक नाइट्रोजन तो उस कंपाउंड में जरूर होगा, तभी हम क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन उसमें है। ठीक है, अब नाइट्रोजन है तो कम से कम एक नाइट्रोजन तो होगा ना। तो यानी कि जब भी मिनिमम मोलर मास आपका कह रहा है, ठीक है, मिनिमम मोलर मास जब भी आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज कह रहा है, इट मींस कि इट कंटेन्स सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एटलीस्ट कितना कंटेन करेगा, ठीक है, कंटेन्स, कंटेन्स सिंगल एटम ऑफ, ठीक है, दैट एलिमेंट।
दैट एलिमेंट, ये बात ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? यानी कि अब मिनिमम मोलर मास बोल रहा है तो हम नाइट्रोजन कितना कंसिडर करके चलेंगे? यस, केवल और केवल एक नाइट्रोजन कंटेन करके चलेंगे। तो एक नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 14। बात समझ में आ रहा? 14। और यहाँ पे मोलर मास किसका लेंगे हम लोग? कंपाउंड का। तो मोलर मास हम लोग किसका ले रहे हैं? कंपाउंड का। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और ये वाला परसेंटेज इस जीरो को हटाने के लिए, अच्छा ये एम कंपाउंड क्या हो जाएगा फिर? एम कंपाउंड 14 अपॉन क्या हो जाएगा? और परसेंटेज के लिए यहाँ पहले से क्या था? 100 था, और ये चला गया इधर 0.07। ठीक है, इनटू क्या है? 100। इस पॉइंट को हटा देंगे और एक दे देंगे 100। ठीक, तो 7 दूना 14, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴ ये जो कंपाउंड है उसका ये मोलर मास है, एम कंपाउंड। बात समझ में आया? इस तरीके से भी रिवर्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ध्यान में रखेंगे ये टर्मिनोलॉजी जो अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन कंटेन, ठीक है, इंसुलिन के बारे में बात हो रहा है। इंसुलिन क्या है? डायबिटिक वाले जो पेशेंट रहते हैं ना, उनको इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यही है इंसुलिन। इंसुलिन कंटेन्स, क्या बोलता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या है? क्या बोलता है कि इंसुलिन कंटेन्स, इंसुलिन कंटेन्स 0.0016, ठीक है, 0.0016% ऑफ सल्फर, परसेंट ऑफ सल्फर। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट मिनिमम मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास बोल रहा है, तो मिनिमम यानी कि एक सल्फर हम लोग लेकर के चलेंगे। तो परसेंटेज क्या दे दिया है यहाँ पे? 0.0016 इज इक्वल टू सल्फर का कितना होता है? 32, और अपॉन ये क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम? एम इंसुलिन इज इक्वल टू 32 अपॉन 0.0016 इंटू 100, और ये पॉइंट हटा करके इंटू 10⁻⁴, 16 दूना 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, और ये क्या है? एम इंसुलिन। ठीक है, बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये जो था वो किसका कॉन्सेप्ट हम लोग चल रहे हैं? परसेंटेज कंपोजिशन का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आपका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसका काफी एप्लीकेशन आपको अलग अलग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जानते हैं ना, ब्लड में होता है। सुनते होंगे किसी का हेमोग्लोबिन ज्यादा हो गया, कम हो गया। ठीक है, वही चीज। तो कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हेमोग्लोबिन कंटेन्स, ठीक है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, कंटेन्स कंटेन्स कितना कर रहा है भाई? 0.25% ऑफ 0.25% ऑफ आयरन, आयरन, ठीक है, ऑफ आयरन, इफ मोलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन आयरन, उसके बाद इफ मोलर मास ऑफ आयरन, आयरन यदि मोलर मास आयरन का, इफ मोलर मास, सॉरी, इफ मोलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन ना, if molar mass of hemoglobin is 89600, is 89600, कितना दिया है मोलर मास हेमोग्लोबिन का? 89600। then calculate number of Fe atoms, then calculate number of Fe atoms। क्या निकालना इस बार? नंबर ऑफ Fe atoms, ठीक, प्रेजेंट मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, प्रेजेंट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, पर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है,
पर पर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी पर मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन में नंबर ऑफ Fe एटम्स कितने, ये कितना दिया हुआ है हेमोग्लोबिन 0.25% क्या कंटेन कर रहा है, आयरन। ठीक है, Fe कितना कंटेन कर रहा है जी, Fe कंटेन कर रहा है 0.25%। बात समझ में आ रहा है। और इस मोलर मास दे दिया है, इस बार मोलर मास इंसुलिन का कितना दे दिया हुआ है, दे दिया हुआ है 89600, 89600 और परसेंटेज भी दे दिया है, तो परसेंटेज दे दिया है, मोलर मास दे दिया है। बात समझ में आया। और अपने को क्या पता है, अपने को मास किसका पता है, आयरन का भी अपने को मास पता है। बात समझ में आ रहा है। तब तब बात को समझना, तो नंबर ऑफ एटम्स भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी आपका निकल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब वेट ऑफ Fe केवल यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वेट ऑफ क्या दे दिया है, मोलर मास ऑफ दे दिया है, ये आयरन हेमोग्लोबिन का ही दिया है ना, इफ मोलर मास ऑफ, हाँ मोलर मास ऑफ ये दिया है। ठीक है, तो अब जो है ध्यान से समझेंगे कि ये, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Fe। ठीक है, वेट ऑफ Fe अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास किसका दिया हुआ है 89600, 89600 और इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये जीरो तो खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है, और W ऑफ Fe, वेट ऑफ Fe, ठीक है, वेट ऑफ Fe निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा ऊपर, यानी कि 896 अपॉन क्या हो जाएगा 4, 224, कितना आ जाएगा 224। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ Fe एटम्स, तो ये वेट ऑफ Fe टोटल इंसुलिन, जो टोटल इंसुलिन का मोलर मास था ना, उसमें वेट ऑफ Fe इतना निकल गया, वेट ऑफ Fe इतना निकला। ठीक है, इसमें अब इसमें तो बहुत सारा इंसुलिन है, तो उतने इंसुलिन में वेट ऑफ Fe इतना है, और ईच Fe का वेट अपने को पता है कितना होता है 56। ठीक है, अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 224 अपॉन क्या हो जाएगा 56। ठीक है, 224 अपॉन क्या हो जाएगा 56, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल और केवल 4 Fe, यानी कि इतना हेमोग्लोबिन में, सॉरी हेमोग्लोबिन जो कंटेन कर रहा है, जिसमें 0.25% आयरन कंटेन कर रहा है, और उस हेमोग्लोबिन का मास कितना दिया हुआ, मोलर मास 89600, उसमें केवल 4 ही एटम जो है वो Fe का पाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इस ये टॉपिक जो है अपना समाप्त हो रहा है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो तो बड़ा है टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी हम लोग देख लेंगे, फिर अगली क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक, तो टॉपिक क्या लिखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे किससे, IF से डिनोट करेंगे, और इसको किससे, MF से। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। अब कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम उसको बताते हैं वो क्या है। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला कहता है कि फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल, फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ symbol of element, ठीक है, of elements which represents, elements which, ठीक है, represents one molecule, ठीक है, which represents one molecule, one molecule of the substance, of the substance, ठीक है, that is it represents the chemical composition of substance, that is it represents the chemical composition
कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, एग्जाम्पल H2CO2, अभी सब समझा रहे हैं। दूसरा ये हो जा रहा है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ई लिखिएगा और ये हो जाएगा ई। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले, EF बोले। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बोले, EF। अब ये बोलता है द फॉर्मूला विच डिनोट्स, द फॉर्मूला विच डिनोट्स द सिंपलेस्ट वैल्यू, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक, बात समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि अच्छा, दोनों का एग्जाम्पल हम साथ में दे देंगे, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ये अगला लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज MF। ये क्या हो जाएगा, MF। बात समझ में आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है, फॉर्मूला विच डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला विच denotes the exact number of atoms, exact number of atoms जो बताए। ठीक है, present in one molecule of compound, present in one molecule of compounds is known as, ठीक है, molecular formula is known as molecular formula। बात समझ में आया। अब बात को समझना है, ये क्या है, ये एक टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेसिकली क्या अंत में इसका लिखा हुआ फॉर्मूला, तो पहले समझ लेंगे फॉर्मूला क्या हो जाता है। क्या बोलता है कि फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी कि कोई मान लेते हैं कि कोई ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम कोई एक मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, एक मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कि वाटर। ठीक है, जैसे कि वाटर, तो वाटर का क्या फॉर्मूला हो गया, H2O। वाटर का क्या फॉर्मूला हुआ, H2O। तो वो जो एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन और एलिमेंट्स। तो उनका जो ग्रुप होगा, हाइड्रोजन और एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो ग्रुप बनेगा, ठीक, उसी ग्रुप को, और वो जो ग्रुप बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, सिंबल के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा, सिंबल के फॉर्म में। ऐसा थोड़ी लिखते हैं हाइड्रोजन पूरा और ऑक्सीजन पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। जो एलिमेंट से मिलकर के वो कंपाउंड बना हुआ है, उस एलिमेंट का सिंबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोलते हैं। बस ध्यान में रखना है, ये रिप्रेजेंट ये भी करता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस को। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि वो कंपाउंड जो है वो किस कंपोजिशन में मिलकर के बना हुआ है। जैसा कि वाटर का बात करें तो 2:1 में बना हुआ है, इज दैट क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो 1:2 में बना हुआ है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे शब्द आता है। फॉर्मूला तो समझ गए, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला ये बोलता है कि ये बेसिकली क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, जो सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। बात समझ में आए, उसी को क्या कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे तब जब सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में। जैसे कि यदि हम क्या बोले, EF के लिए क्या बोले हम, EF के लिए बेसिकली वो क्या करेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में आपको बताएगा। ठीक है, किसमें बताएगा, सिंपलेस्ट रेशियो में। और MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या बताएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। किसको बताएगा, एग्जैक्ट रेशियो। ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट रेशियो, ये आपको बताएगा। ठीक है, दोनों में अलग है, ये सिंपलेस्ट और ये एग्जैक्ट बताएगा।
तो जैसे कि यदि हम ग्लूकोज का बात करें, एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का यदि हम बात करें EF, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का जान लेंगे C6H12O6, यही होता है ना। तो एग्जैक्ट यदि हम बात करें, MF यदि बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करें, तो क्या हो जाएगा C6H12O6, और यदि इंपेरिकल फॉर्मूला बात करें तो सिंपलेस्ट रेशियो में इसको लिख देंगे, दैट इज CH2O6O, ठीक है, CH2 और O, दैट इज द empirical formula because it is the simplest ratio of the exact formula. Is that clear? तो यही आपका क्या होगा, ये आपका हो गया मॉलिकुलर फॉर्मूला और ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला जो एग्जैक्ट रेशियो में। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन, तो बेंजीन का यदि हम जाएंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा C6H6, क्या हो जाएगा, थोड़ा और इधर लिख देते हैं कहीं आपको नजर ना आए, ठीक है, C6H6 ये होगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन बेंजीन का यदि हम क्या चले जाए इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C और H, यही हो जाएगा बस इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एग्जैक्ट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला समझ में आया, क्या है फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, केवल वो एक मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को बताता है, और साथ ही साथ वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस को भी बताता है, ये इसका रहा, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके सिंपलेस्ट रेशियो में जब उसको हम लिख देंगे दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स यदि रिप्रेजेंट किया जाएगा एक मॉलिक्यूल के अंदर में कि कितना एटम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बेसिकली दिस थ्री थिंग्स थे, एक फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और साथ ही साथ इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये इससे और रिलेटेड कुछ हम लोग जानकारी आपको देंगे अगले क्लास में, और साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड सवाल जो है किस तरीके से बनेंगे वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।